सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। ये फिस्कल ईयर पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एतबार से कुछ खास नहीं रहा और हमने देखा कि फिगर बहुत ही लोअर साइड पर रहा। शुरू के 6-7 महीने हम अपने टारगेट्स को नहीं अचीव कर सके और उसके बाद फिर जब ये जंगी कशीदगी शुरू हुई तो उसके बाद हालात बद से बदतर की तरफ ही जा रहे हैं। अभी तक सूरत हाल में कोई खास बेहतरी नहीं आ रही है और अब देखना यह कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान कैसे इस सूरत हाल में रिकवर कर पाता है। हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का एक वफ्द अमेरिका में सेलेक्ट US समिट में मौजूद है और ये शिरकत एक बड़े अहम कदम के तौर पर देखी जा रही है, चूंकि ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट के साथ टेक्नोलॉजी और ग्लोबल रिलेशंस के लिए नए दरवाजे खोलने का भी एक मौका समझा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को अमरीकी इन्वेस्टर्स के साथ रियासती इदारों और बड़ी कंपनीज से बराह रास्त मुलाकात का भी मौका मिलता है। माजी में ऐसे इवेंट से पाकिस्तान को बड़े मंसूबे तो नहीं मिले, लेकिन हमने ये देखा है कि छोटे और दरमियानी दर्जे की इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिलेशंस के साथ कहीं कहीं नई मार्केट्स तक रसाई ज़रूर हासिल हुई और शायद ये इसका असल फ़ायदा भी है। अब पाकिस्तान सिर्फ टेक्सटाइल तक महदूद नहीं रहना चाहता बल्कि IT के साथ एनर्जी और फिर मिनरल्स की जदीद इंडस्ट्री में भी जगह बनाना चाहता है। साल 2024-25 में पाकिस्तान और अमेरिका की दो तरफा ट्रेड वॉल्यूम $7.3 बिलियन से $7.6 बिलियन तक रहा है और इस दौरान ही अमेरिका को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम 5.4 से $5.8 बिलियन रहा। लेकिन पाकिस्तानी एक्सपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा टेक्सटाइल बेस्ड था। अब ऐसी सूरत में नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने की फौरी ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका पहले ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और फिर इस ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कंपनीज़ वहाँ अपनी मौजूदगी का न सिर्फ एहसास दिलाएं बल्कि उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज़ भी नज़र आए। इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा बल्कि नई एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को लाने में मदद मिलेगी। लेकिन कामयाबी अंदरूनी फैक्टर्स और रिफॉर्म्स पर भी डिपेंड करती है। अगर एनर्जी महंगी रही और उसके साथ पॉलिसी गैर यकीनी रही और कारोबारी माहौल बेहतर ना हुआ तो फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाय भी हो सकती हैं। अब कैसे स्मूथली चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब फॉर्मर मिनिस्टर हैं इन्वेस्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज इस तरह की होती हैं खासतौर पर अमेरिका में जो कि हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, तो इसमें हम अपने ट्रेड को कैसे और किन सेक्टर्स में बढ़ा सकते हैं और फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या वो भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज के थ्रू पाकिस्तान में आ सकती है? कि नॉर्मली जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो एक नेटवर्किंग की स्पेस क्रिएट करती हैं। ये सेलेक्ट USA के लिए मेरी जो US एम्बेसडर से बड़ी तफसीली 2 माह पहले बात हुई थी कि इसको कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं दोनों ममालिक। दूसरा, इस पे नॉलेज एक्सचेंज होता है क्योंकि अमेरिकन को इतना यहाँ की समझ नहीं मार्केट की, हमें ये नहीं पता कि हम अपनी कैसे वहाँ पे ऑर्डर्स ले सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो इंटरेक्शन एक अच्छी चीज़ है और कुछ 14-15 कंपनियाँ गई हैं। लेकिन अब ये जहन में रखें कि अमेरिका इस वक्त नेट जो है इन्वेस्टमेंट को खुद अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को लाना चाहते हैं। सो आई थिंक अगर कोई जॉइंट वेंचर्स की बात होती है कि आधा काम यहाँ हो बाकी वहाँ हो, तो दैट कुड बी अ गुड वे फॉरवर्ड। हैविंग सेड दैट, अभी जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है, देखिए पाकिस्तान को जहाँ नए सेक्टर्स को खोलना है वहाँ पर जो आपके कंपेटिटिव सेक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी से उनकी कैपेसिटी को डबल करने के लिए जो जो उनको सहूलत चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, पार्टनरशिप्स चाहिए, कोई फिस्कल इंसेंटिव्स चाहिए विद इन द फंड प्रोग्राम, हमें जो विनर सेक्टर्स हैं उनको अगर हम जल्दी से एक्सपैंड करें और हमारा अगर इस वक्त डिप्लोमेटिक कैपिटल है तो अमेरिका से बात करें कि हम वियतनाम से सस्ती और अच्छी चीज़ें बना रहे हैं तो आप लीजिए। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। नए सेक्टर को बनते चलते खुलते खासा वक्त लग जाता है, तो मेरी राय ये होगी कि दोनों इन पैरेलल करें, लेकिन 3 या 4 जैसे वैल्यू एडेड टेक्सटाइल हमारा एक कंपैरेटिव सेक्टर है। हमारे पास कुछ IT के जो डेवलपमेंट के एरियाज हैं, नॉलेज प्रोडक्ट्स के, वो विनर हो सकते हैं अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। तीसरा ये है कि हमारे जो यहाँ खित्ते के लिए फूड सिक्योरिटी और दूसरी ज़रूरियात हैं, अमेरिकन कंपनीज टेक्निकल सपोर्ट दें, पैसा भले ना दें, हम यहाँ पैसा अपने बैंकिंग सेक्टर से निकालें और यहाँ बना के हम खित्ते में एक्सपोर्ट कर पाएँ। इस तरह का एक काम आगे चलेगा। एक्सपेक्टिंग ए ट्रेडिशनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी, दुनिया बहुत बदल गई। तो हारून साहब, अब
टेक्सटाइल से अगर हम हटते हैं, थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं, तो ये आईटी और मिनरल सेक्टर ही ऐसे बचते हैं इस वक्त जो कि हमें इमर्जिंग सेक्टर की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इसमें कैसे इन हालात में जो दुनिया में अब पैदा हो गए हैं इन्वेस्टमेंट लानी होगी, और इन्वेस्टर कैसे इसमें आसानी के साथ आ सकेगा, और इतनी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री में, खासतौर पर मिनरल सेक्टर में, कि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सके और काम हो सके? जी, पहली चीज तो मैं दोबारा से रिएटरेट करूं कि आपको टेक्सटाइल से हटने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारा वैल्यू एडिशन का सेक्टर है। इनफैक्ट उसमें मजीद वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी इस वक्त उसके अंदर, आपको शायद तज्जुब हो, 51% हमारी टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड निटवेयर और स्टिचवेयर की इस वक्त हो रही है। तो हमें उसको तो मजीद मजबूत करना है। हाँ, जो टेक्सटाइल के ऐसे एरियाज हैं जो कंपैरेटिव नहीं रहे, उनसे आप तवज्जो हटा सकते हैं। दूसरा काम है नए सेक्टर्स। देखिए, आपने इसके अंदर फूड सिक्योरिटी या ज़राअत का जिक्र नहीं किया, लेकिन क्विक अगर आपको विंस चाहिए तो मिनरल्स में तो क्विक विंस नहीं आती, क्योंकि उसको डेवलप करते वक्त लगता है। 3-4 बैरियर्स हैं। पहला बैरियर तो ये है कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म रिस्क कैपिटल लोकल नहीं है। अगर आज आप एक मिनरल्स की माइन लेते हैं और उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो कोई फाइनेंशियल सेक्टर का जो इदारा है वो उसके ऊपर लोकल रिस्क नहीं लेता आपके साथ। आप खाली इक्विटी पे तो नहीं कर सकते, बाहर की कंपनियां भी तब पैसा डालेंगी जब रूपी बेस्ड फाइनेंसिंग। तो एक तो फाइनेंशियल सेक्टर को अलाइन करने की जरूरत है कि इमर्जिंग जो नई मार्केट्स हैं उनके अंदर वो थोड़ा सा रिस्क कैपिटल डालें। आईटी के लिए भी यही सूरत हाल है। इसके अलावा आजकल जो ये वॉर का माहौल है खित्ते में, आई थिंक टेक्नोलॉजी बेस्ड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर पाकिस्तान कैन बी द बेस। चीन की टेक्नोलॉजी यहाँ आप कनेक्ट करें, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, हमारी मैन पावर, खित्ते को एक्सपोर्ट करें। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ये प्राइवेट सेक्टर को लीड देनी, उनको फाइनेंसिंग देनी, उनको पॉलिसी स्पेस देनी, और उनके लिए ऐसे इदारे बनाने कि उनको हर चीज़ के लिए एनओसी लेने, वजारतों में ना भागना पड़े, ये करना पड़ेगा। मैं कब से कह रहा हूँ कि ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC और जो प्रोविंशियल हाउसेज हैं, इनको क्लब करके एक विंडो बनाएं, उसका CEO लगाएं, तो लोगों को एतबार आए। और हम सब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर क्या रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे? चूंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हमें शुगर भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, वीट भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, कॉटन भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये तो वो पाकिस्तान की 5 बड़ी क्रॉप्स में शामिल क्रॉप्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट किया करते थे, या जो हमारा गेम चेंजर बन सकती थी। लेकिन अब तो हम ये सब इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें हम कैसे विनर हो सकते हैं? जी देखें, आपके पास नेचुरल एंडोमेंट तो है। अब किसी भी नेचुरल एंडोमेंट को आपको चलाने के लिए 3-4 फैक्टर्स चाहिए। आपको कैपिटल चाहिए कि आप उसमें लोकल इन्वेस्टमेंट लाएं, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट लाएं, और उसके लिए आपको, जैसे कतर ने अपने लिए एक पूरा फूड सिक्योरिटी का फंड बनाया है ताकि आप डेडिकेटेड और प्रोफेशनल से करें। नंबर 2, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रिसर्च और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़राअत जो है, स्मार्ट एग्रीकल्चर, जो कि एनवायरमेंटल शॉक्स को भी डील करती है, टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करती है, वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से फ़र्क हो गई है। और वो टेक्नोलॉजी हमें चाइना दे सकता है अगर हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। तीसरा है कि उसको कॉर्पोरेटाइज करें। अभी छोटी छोटी फार्म होल्डिंग्स जो हैं वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं देती हैं, लेकिन ये सब करने के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वजारतों का काम नहीं है। वजारतें सिर्फ एक पॉलिसी लाइन दे सकती हैं। एक इंटरमीडियरी का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इदारा चाहिए। आपने देखा ज़री तरक्याती बैंक तो डेड हो गया, उसको क्यों नहीं आप मर्ज कर देते किसी खित्ते के बड़े ज़रूरी बैंक के साथ, ताकि वो उसको प्रोफेशनली चलाएं और इसको देखें। ये जो सरकार है कि हर चीज़ वो करेगी, हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि ना उनको आता है, ना उनके पास फाइनेंसिंग है, मार्केट से पैसा रेज किया जा सकता है। सर, एक आखिरी सवाल हारून साहब, के जो अभी दुनिया में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो कामयाबी मिली, और ज़ाहिर है इसको एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, अब इसको इकोनॉमिक फ्रंट पर कामयाबी में कैसे इस वक्त कन्वर्ट किया जा सकता है? जी, मैं इस पर बारहा लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। हिस्टोरिकली इसको हम जियो पोलिटिकल रेंट्स कहते हैं। हम अपनी जियो पोलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो हमारी गुडविल होती है, उसको सॉलिड एक रियल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। ईस्ट एशिया ने किया और उन्होंने एक एक्सपोर्ट का बेस बना लिया, मार्केट एक्सेस ली, आज वो दुनिया को रूल कर रहे हैं।
हमें इस वक्त बड़ा 3 चीजें सोचने की जरूरत है। हमारी एक गुडविल है और ये सिर्फ वेस्ट के साथ नहीं है, खित्ते में भी इस वक्त है। हमें बिल्कुल एक स्पेस क्रिएट करके वर्ल्ड क्लास 5-6 एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए जो इसके ऊपर काम करें और आपके विनर सेक्टर्स के लिए मार्केट में स्पेस क्रिएट करें और उसके लिए फाइनेंसिंग क्रिएट करें ताकि ये सेंटिमेंट बहुत देर नहीं रहता, इसको कैश करना है। मैं बारहा कह रहा हूं, अगर ब्यूरोक्रेसी पर बैठे रहे तो ये भी मौका हमारा पहले की तरह जाया हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमाकारी थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब जाहिर है जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं तो फिर ट्रेड डेफिसिट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब जो लेटेस्ट ट्रेड डेफिसिट का जो फिगर सामने आया है वो भी अप्रैल 2026 में ये बढ़कर 4.07 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुका है। और जो जून 2022 के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये एक बुलंद तरीन सतह है। अभी डेफिसिट माहाना बुनियाद पर तकरीबन 43.5% इजाफे के साथ मार्च 2026 के 2.84 अरब डॉलर से नुमाया तौर पर बढ़ा है। और ये एक बड़ी इस वक्त चैलेंजिंग सूरत हाल है हमारी ओवरऑल इकॉनमी के लिए। उसकी बुनियादी वजह इंपोर्ट्स में तेज़ रफ्तार इजाफा जबकि एक्सपोर्ट्स में महदूद या बिल्कुल ही इजाफा ना होना है, जिससे हमारी मुश्किलात भी फिर बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का अप्रैल 2026 का ट्रेड डेफिसिट 4 अरब डॉलर से अब तजावुज़ करना एक वक्ती मसला नहीं है बल्कि एक बड़ी स्ट्रक्चरल कमज़ोरी की ये निशानदेही करता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंपोर्ट्स में गैर मामूली इजाफा इस डेफिसिट की बुनियादी वजह है जबकि एक्सपोर्ट्स इस रफ्तार का साथ नहीं दे सकें। अब सालाना बुनियादों पर भी ट्रेड डेफिसिट 3.82% बढ़कर अप्रैल 2025 के 3.92 अरब डॉलर से बढ़ गया है, जिससे मुल्क के एक्सटर्नल अकाउंट्स पर दबाव में मजीद इजाफा हुआ है। अप्रैल 2026 में एक्सपोर्ट सिर्फ 2.48 अरब डॉलर तक रही हैं, जो मार्च 2026 के 2.26 अरब डॉलर के मुकाबले में 9.5% का माहाना इजाफा है। दूसरी जानिब इंपोर्ट्स को हम देखते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, 6.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो मार्च में 5.1 अरब डॉलर के मुकाबले में 28% से ज़ायद का इजाफा है। इंपोर्ट्स में इस गैर मामूली इजाफे के बाइस ट्रेड डेफिसिट बहुत तेज़ी से बढ़ा और एक माह के दौरान 4 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है, जो जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह है। अब सालाना बुनियाद पर अप्रैल 2026 में एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ी हैं, 2.17 अरब डॉलर से 2.48 अरब डॉलर तक पहुंच गई और इसी अरसे में इंपोर्ट्स भी 7.4% इजाफे के साथ 6.1 अरब डॉलर से बढ़कर 6.5 अरब डॉलर हो गई हैं। लेकिन इंपोर्ट में एक्सपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा हुआ और इसी के बाइस ट्रेड डेफिसिट 3.92 अरब डॉलर से बढ़कर 4.07 अरब डॉलर हो गया, जो 3.8% का इजाफा जाहिर करता है। पाकिस्तान की इकॉनमी एनर्जी और इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल के लिए इंपोर्ट्स पर रिलाय करती है। जैसे ही माशी सरगर्मी बढ़ती है इंपोर्ट बिल बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगता है। अप्रैल में भी यही सूरत हाल देखने में आई है, जहां पहले से मौजूद लेकिन सप्रेस डिमांड अचानक सामने आई और इंपोर्ट्स में बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन इस इंपोर्ट प्रेशर को काउंटर करने के लिए एक्सपोर्ट्स का स्ट्रक्चर कमज़ोर है। टेक्सटाइल पर ज़्यादा रिलाय करने के साथ कम वैल्यू एडिशन और नई मंडियों में महदूद रसाई एक्सपोर्ट्स को महदूद कर देती है। यही वजह है कि मामूली बेहतरी के बावजूद एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के मुकाबले में बहुत पीछे रही हैं और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपए पर दबाव आएगा और बैरूनी कर्जों पर मजीद रिलाई करना पड़ेगा। इस सूरत हाल से निकलने के लिए सिर्फ इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना काफ़ी नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट्स में बुनियादी तब्दीली लाना है, एक्सपोर्ट्स में इजाफे की कोशिशें भी करनी है। एक ब्रेक, जिसके बाद एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे का असर अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर सेक्टर को मुतासिर करता चला जा रहा है। जहां फ्यूल प्राइसेस में इजाफे से मुल्क के दूसरे सेक्टर्स इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पर अब टेलीकॉम सेक्टर भी फाइनेंशियल दबाव के बाइस ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफे का इशारा दे रहा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को सेलुलर सर्विसेज ऑपरेटर्स ने मोबाइल और इंटरनेट पैकेजेस महंगे करने की दरख्वास्त दे दी है और वजह इसकी ज़ाहिर सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई इकोनॉमिक फैक्टर्स मिलकर कॉस्ट में बहुत तेजी से इजाफा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इसमें एनर्जी का है। मुल्क में लोड शेडिंग मामूल है और इसीलिए मोबाइल टावर्स को चलाने के लिए डीजल जनरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अब हालिया महीनों में डीजल की कीमत में शदीद उतार चढ़ाव सामने आया। हमने देखा एक मौके पर कीमतें 500 रुपये फी लीटर से भी ऊपर चली गई थी। अब अंडर कंट्रोल है किसी हद तक, लेकिन एक मौका ऐसा आया था तो इससे ऑपरेटर्स की ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफा हुआ। दूसरा फैक्टर आलमी मार्केट है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस तेल महंगा हुआ। पाकिस्तान चूंकि ज़्यादातर तेल इम्पोर्ट करता है इसलिए हर आलमी शौक बराह रास्त मकामी कॉस्ट
कॉस्ट बढ़ा देता है। अब इसके साथ रुपए की कदर में कमी ने इंपोर्टेड सामान मजीद महंगा कर दिया। तो तीसरा अहम पहलू इन्फ्लेशन है। महंगाई से फ्यूल तक महदूद नहीं है, बल्कि मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, नेटवर्क मेंटेनेंस महंगी हो रही है, स्पेयर पार्ट्स और आलात की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो इससे ओवरऑल कॉस्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिर चौथा मसला 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का है। नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। नए टावर्स के साथ फाइबर नेटवर्क और अपग्रेडेशन पर भारी कॉस्ट आती है, लेकिन रेगुलेटरी पाबंदियों की वजह से कंपनीज फौरी तौर पर कीमतें नहीं बढ़ा सकती। ऐसे में टेलीकॉम कंपनीज का मौक़िफ़ है कि अगर कीमतें ना बढ़ाई गई तो सर्विस का मयार मुतासर हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को कंज्यूमर्स के मफाद का भी ख्याल रखना है। अब यही वजह है कि फैसला आसान नहीं है। इस सूरत हाल में ऑनलाइन बाइक और टैक्सी राइड सर्विसेज के काम से मुंसलिक अफराद का काम शदीद मुतासर हो सकता है, क्योंकि दोनों सूरतों में चाहे पैकेजेस महंगे हों तब भी, और अगर सर्विसेज का मयार ख़राब होता है तो भी ऑनलाइन डेटा पैकेज इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स का काम यकीनी तौर पर मुतासर होगा, या फिर उनकी भी ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफा होगा और इसका नतीजा ये निकलेगा कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। अब ये एक डेलिकेट बैलेंस का मामला है, जहां हुकूमत के साथ साथ PTA और सेलुलर कंपनीज तीनों का ही इंतहाई अहम किरदार है। अब इस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद असलम हयात साहब से, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी हैं, सेलुलर कंपनीज में बड़ी अहम पोस्ट पर काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया असलम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो रिक्वेस्ट जाती है सेलुलर कंपनीज के टैरिफ में इजाफे की PTA के पास, तो इस पर PTA फौरी तौर पर इसको एक्सेप्ट कर लेता है? इसका क्या प्रोसेस होता है? किन किन चीज़ों को देखा जाता है? और अब क्या आम लोगों के लिए मोबाइल कॉल्स और इंटरनेट का इस्तेमाल मजीद महंगा होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। असल में जो PTA का एक फ्रेमवर्क है, उसके है वो इस तरह की रिक्वेस्ट को देखता है। तो उसमें समझने की जरूरत है कि दो तरह के फ्रेमवर्क है। एक तो टैरिफ रेगुलेशंस है PTA का, दूसरा एक SMP डिटर्मिनेशन का जो रूल्स हैं 2000। PTA पहले डिसाइड करता है कि कौन SMP है, सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, और उसके बाद सिर्फ उसका टैरिफ रेगुलेट करता है। लेकिन उसके अलावा जो छोटे ऑपरेटर्स होते हैं जो SMP नहीं होते, उसका टैरिफ रेगुलेट नहीं करता। लेकिन मार्केट कंपटीशन की वजह से जो छोटे ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट लीडर जो है उससे ऊपर टैरिफ अपना बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। तो PTA के पास जो इख्तियार है वो इन दो रेगुलेशंस और रूल्स के मुताबिक है। उसके मुताबिक PTA के पास जब ये रिक्वेस्ट आती है तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ऑब्वियसली ये देखा कंज्यूमर के लिए नहीं है, ये फैक्टर है जिसको टैरिफ रेगुलेशंस के अंदर हुआ। लेकिन उसके साथ साथ PTA की एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो ऑपरेटर्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो माइनस में ना जाए, क्योंकि अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी या बहुत कम होगी तो वो, जैसे कि आपने खुद ही शुरू में बताया कि नेटवर्क जो है उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो ख़राब हो जाएगी, सर्विस अवेलेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए PTA ने एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस रखना है कि कंज्यूमर के लिए वो बर्डनसम भी ना हो और उसके साथ साथ जो है ऑपरेटर्स जो है वो भी नेगेटिव में ना जाए। तो इसलिए ये बैलेंस करने के लिए PTA को हेयरिंग करनी पड़ेगी और हेयरिंग के बाद PTA जो है वो उसको डिसाइड करेगा। सही। और असलम साहब, ये इसमें ज़ाहिर है जो एक ख़ास तौर पर जो सर्विस क्वालिटी का इशू है, ये बहुत सारे कंज्यूमर्स को तो ऑलरेडी ये शिकायत रहती है, जो है वो हम किसी कंपनी का ज़ाहिर नाम नहीं लेते, लेकिन हर कंज्यूमर को अपनी रेलेवेंट कंपनी से शिकायत रहती है कि सर्विस क्वालिटी तो ऑलरेडी बहुत ख़राब है, इंटरनेट की जो फराहमी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, बैलेंस लोगों का जो मौजूद होता है उनके अकाउंट्स में वो ऑटोमेटिकली कट रहा होता है, मुख्तलिफ सर्विसेज उनके फ़ोन्स पर वो ख़ुद ब खुद ऑपरेशनल हो रही होती हैं। तो ये वाली जो शिकायतें हैं, इनका भी कोई हल PTA निकालता है या इन पर भी गौर फिक्र करता है? नहीं, बिल्कुल PTA के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर तो हर क्वार्टर में PTA जो है वो सर्वे करता है। सारे ऑपरेटर्स जो हैं उनका वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक चेक करता है और जो मेयार पे पूरे नहीं उतरते या जो उनकी लाइसेंस ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर फाइन भी किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे टैरिफ हैं इस वक्त इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, $1 के आसपास है। तो उसके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस खासा मुश्किल है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि शायद ये ओवरड्यू भी है, क्योंकि एक तो फ्यूल कॉस्ट तो एक इमीडिएट कंसर्न है, लेकिन उससे पहले नेटवर्क अपग्रेडेशन का था। अभी रिसेंटली 5G की ऑक्शन हुई है, उस पर भी इन्वेस्टमेंट आई है। अब सारा जो 3G जो है उसको रिटायर किया जा रहा है, सारे टावर्स 4G पे चले जाएंगे, कुछ टावर्स 5G पे आएंगे। तो उसकी जो नेटवर्क अपग्रेडेशन की कॉस्ट है वो भी ऑपरेटर्स ने और कंज्यूमर से ही लेनी है।
लेकिन मेरे ख्याल में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो वाकई ही बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि अगर आपको चीप सर्विस मिल रही है लेकिन वो मिल ही नहीं रही, तो उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के एक स्टैंडर्ड करें। अब जैसे हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी जो है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड पे ही काम करते हैं, वो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड उनके पास नहीं होता, और उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो 4G की सर्विसेज हैं, किसी भी ऑपरेटर को उठा के देख लें, वो शायद बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, आई एग्री कि ये टैरिफ रिवीजन जो थी ये ओवरड्यू थी और इसको होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को भी देखना है, एंड आई एम श्योर पीटीए जो है वो उसको ज़रूर देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि पीटीए को चाहिए कि अगर वो रिवीजन अपवर्ड करता भी है तो उसके साथ कंडीशन लगाए, एटलीस्ट ये कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन हो, जो कि कमिट किया गया ऑपरेटर्स ने एंड देयर लाइसेंस ऑब्लिगेशन, और उसके साथ साथ सर्विस जो है वो अवेलेबल भी हो। हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि जैसे ही नेटवर्क जो है उस पे बिजली चली जाती है, कमर्शियल बहुत सारे टावर्स जो है वो कमर्शियल उस पे हैं पावर पे, और वो जनरेटर्स जो है उसमें फ्यूल सेविंग करने की कोशिश करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि पूरा जो एरिया है वो ब्लैकआउट हो जाता है। उसमें कंज्यूमर को सर्विस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कमर्शियल पावर जो है वो लोड शेडिंग की वजह से बंद है, और फ्यूल जो है उसको सेविंग की कोशिश की जा रही है, या जनरेटर के अंदर है ही नहीं, या जनरेटर कनेक्ट ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे टावर्स हैं। तो उस सूरत में सर्विस जो है बहुत सारे एरियाज में हमने ये देखा है कि टोटल ब्लैकआउट हो जाता है। तो वो पीटीए को इंश्योर करना है कि सर्विस अवेलेबिलिटी हो। अगर फ्यूल इज द ओनली रीजन जो अभी ऑपरेटर्स ने रिक्वेस्ट किया है, तो फिर ये टाइम बाउंड हो, बिकॉज ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है फ्यूल की प्राइसेस की। जैसे ही इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होती है, जंगबंदी की तरफ जाती है, तो टैरिफ जो उसके फ्यूल के हैं वो वापस आ जाएंगे। तो अगर तो दिस इज द ओनली कंपोनेंट, फिर तो इसको होना चाहिए, लेकिन अगर बाकी चीज़ें भी हैं, उनकी अपग्रेडेशन है, दूसरी कॉस्ट है, तो फिर ज़रूर उसको देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया असलम हयात साहब, टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन अब मुल्क की मईशत के लिए बहुत ही अहम मोड़ है, क्योंकि हुकूमत ने तवील अरसे से खसारे में चलने वाले इदारे के प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का फैसला किया है ताकि माली बोझ को कुछ कम किया जा सके। अब आरिफ हबीब ग्रुप की सरबराही में कंसोर्शियम की जानिब से मुकम्मल खरीदारी का मनसूबा इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की जानिब से स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए एक खत के मुताबिक PIA को 25 मई तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दिया जाएगा और अब ये मुकम्मल हवालगी होगी। साथ ही PIA का एक अहम बोर्ड इजलास 8 मई को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें 30 अप्रैल को होने वाले इजलास के इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। तो मुकम्मल टेक ओवर से पहले फाइनेंशियल स्क्रूटनी के लिए ये इजलास बहुत ही अहमियत का हामिल है। PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे की ओवरऑल वैल्यू तकरीबन 180 अरब रुपए बताई गई और इसमें 55 अरब रुपए हुकूमत को बराह रास्त मिलेंगे, जबकि 125 अरब रुपए नई इन्वेस्टमेंट की सूरत में PIA में ही शामिल किए जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट एयरलाइन की बहाली के लिए नहायत अहम कदम है। माजी में PIA को ख़राब इंतजामी फैसलों के साथ ज़ायद अखराजात और कमज़ोर सर्विस की वजह से शदीद नुकसान का सामना रहा। प्राइवेटाइजेशन के बाद तवक्को है कि इदारा कमर्शियल बुनियाद पर चलाया जाएगा, जहाँ कारकर्दगी और मुनाफे को तरजीह दी जाएगी। नए मालकान की स्ट्रेटजी में फ्लीट को बढ़ाने के साथ मुनाफा बख्श रूट्स पर तवज्जो देना और सर्विस के मेयार को बेहतर बनाना शामिल है। अब अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो न सिर्फ PIA बल्कि पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर भी तरक्की कर सकता है। लेकिन चैलेंजेस यहाँ भी कम नहीं है। मुलाजमीन की तंजीमें मौजूद हैं जो इंतजामी फैसलों में मुश्किलात ला सकती हैं। इसके साथ कर्जों का बोझ भी अपनी जगह पर मौजूद है। इसके अलावा तरक्की के लिए पॉलिसी का तसलसल अहम अवामिल होंगे और असल इम्तिहान प्राइवेटाइजेशन के बाद अमल दरामद का है। अब देखना यह है कि जो इस वक्त मुस्तकबिल है, जो PIA की कारकर्दगी है, उसमें किस हद तक इस प्राइवेटाइजेशन के बाद बेहतरी आती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की कारोबारी फ़ज़ा इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रही है। बढ़ते हुए टैक्सेस के साथ साथ एनर्जी कॉस्ट और फिर पॉलिसी के अदम तसलसल ने इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का एतमाद बुरी तरह मुतासर किया है। अब इसी पस मंज़र में पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने फिस्कल ईयर 2026-27 के बजट के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश की हैं, जिनका बुनियादी मकसद इकॉनमी को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है और इसकी सबसे नुमाया तजवीज़ सुपर टैक्स का खात्मा है। ये टैक्स आर्जी बुनियादों पर लगाया गया था, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि एक
एक मुस्तकिल बोझ की सूरत में सामने आया है। कारोबारी तबका ये समझता है कि इससे इन्वेस्टमेंट मुतासिर हो रही है। फिर इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स में बतदरीज कमी की भी सिफारिश की गई है ताकि इंडस्ट्रियल सरगर्मियों को फ़रोग मिले। टैक्स निज़ाम की पेचीदगी भी एक बड़ा मसला है। अब इसमें सेक्शन AA 37 हो, B 37 हो या AC 14 हो, AD 14 हो, ये जो तमाम क़वानीन कारोबार के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात पैदा करते हैं और इनके खात्मे से न सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बल्कि टैक्स नेट भी वसी होगा। तो अब ताजरों के लिए इन तजावीज़ में 10,000 रुपये माहाना फ़िक्स टैक्स की तजवीज़ भी दी गई है, जिसे बिजली के बिल में शामिल करने का कहा गया है। अब इससे डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो सकती है। सेक्टर्स की सतह पर अगर हम इसका जायज़ा लें तो टैक्स रिलीफ का ज़्यादा इम्कान टेक्सटाइल के साथ साथ फिर एग्रीकल्चर और रियल स्टेट के अलावा IT और फार्मा के साथ मैन्युफैक्चरिंग में नज़र आता है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कपास के बीज और फिर ऑयल केक पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, क्योंकि मकामी कपास की पैदावार कई दहाइयों की कम तरीन सतह पर इस वक्त आ गई है। एग्रीकल्चर में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 7 साला टैक्स छूट की तजवीज़ है ताकि कॉर्पोरेट फार्मिंग को फ़रोग दिया जा सके। रियल स्टेट में भी फिर सेक्शन 7E का खात्मा बहुत अहम मुतालबा है, क्योंकि ये ज़ाहिर प्रॉपर्टी पर फ़र्जी आमदन पर टैक्स आयद करता है, जिससे इन्वेस्टमेंट रुक गई है। लेकिन IMF प्रोग्राम इन सब तजावीज़ की राह में एक बड़ी रुकावट भी बन सकता है। IMF का जोर टैक्स छूट ख़त्म करने और रेवेन्यू बढ़ाने पर है, इसलिए मुकम्मल रिलीफ के बजाय मरहलावार या महदूद रिलीफ का इम्कान ज़्यादा है। अब क्या एक्सपेक्टेशन हुकूमत से करनी चाहिए? पाकिस्तान की बिजनेस इस वक्त इन सारी चीज़ों को लेकर कितनी परेशान है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद जवाद साहब चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब आप लोगों ने अपनी तजावीज़ तो शेयर कर दी हैं, उम्मीद क्या है गवर्नमेंट से? एक्सपेक्टेशन हम क्या लगाएं कि किस हद तक इस पर अमल दरामद होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान बिजनेस फोरम अपनी आपके इस चैनल से पूरी कौम को मार्के हक के 1 साल होने पर मुबारकबाद पेश करता है। मार्के हक हमने जीत लिया, अब हमने मार्के मईशत जीतना है और इसी पेश नज़र के मार्के मईशत हमने कैसे जीतना है, हमारी जो तजावीज़ हैं हमने PBF की भिजवाई हैं, SIFC को भी भिजवाई हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी भिजवाई हैं। अब उसमें देखें, बात यह है कि पिछले अगर आप 2-3 बजट्स का जायज़ा लें तो हमें ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो एक डायरेक्शन थी वो रेवेन्यू जनरेशन थी, ज़्यादातर बिजनेस ओरिएंटेड नहीं थी, बिजनेस फ्रेंडली नहीं थी। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो रीजन में अगर compete करें हम 34% हम लोग हमारे हायर हैं। हमारा जो एनर्जी रेट है, हमारे गैस के रेट्स हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट है, हमारे टैक्सेस हैं, इवन आप कॉर्पोरेट टैक्सेस देख लें, सुपर टैक्स को देख लें, तो हम किसी जगह भी compete नहीं कर पा रहे और इसी वजह से इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी शदीद मायूसी का शिकार है। आप जितनी भी ट्रेड बॉडीज को देख लें, उन सब का एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगी तो इस मुल्क की GDP ग्रोथ में बेहतरी आएगी और वो ये चीज़ें हुकूमत ने करनी है, प्राइवेट सेक्टर ने इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज गवर्नमेंट ने देनी है। होता ये है कि हर साल बजट जब आता है तो बिजनेस कम्युनिटी को बड़ी हाई होप्स होती हैं कि इस साल बजट में ये होगा, लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा कि इन्होंने 2025 के बजट के अंदर जो बजट तकरीर थी उसमें उसका जिक्र नहीं था, लेकिन जो फाइनेंस बिल जो टेबल हुआ था पार्लियामेंट में उसमें इन्होंने ऐसे सेक्शंस लगा दिए 37AA, 37B, 14AC, 14AD, जो एक अनप्रेसिडेंटेड थे पाकिस्तान की टैक्स हिस्ट्री के अंदर, जिसमें आप बिजनेसमैनों को गिरफ्तार करने की उनको इजाज़त दे सकते हैं, बिजनेसमैनों को आप रिडिक्यूल कर सकते हैं। उस पर हम लोगों ने बहुत शोर मचाया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर एक कमेटी बना दी कि जी नहीं, वो कमिश्नर FBR की सरबराही में कमेटी होगी, वो फैसला करेगी, लेकिन उस चीज़ को काफ़ी हद तक रुकवाया हमने। लेकिन आज भी वो जो कानून है वो फाइनेंस बिल का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो बजट आ रहा है इसमें उन काले कानून जो कवानीन आपने पिछले साल मुतारफ करवाए थे, इन सब सेक्शंस को रिपेल किया जाए फाइनेंस बिल के अंदर से, ताकि बिजनेस कम्युनिटी को एक रे ऑफ होप मिले और बिजनेस कम्युनिटी को नजर आए कि गवर्नमेंट इज सीरियस फॉर द इकोनॉमी, फॉर द बिजनेस। तकारीर करने से इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, आपको उसके लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। तो ये पहला स्टेप गवर्नमेंट ले। और सेकेंडली हम ये समझते हैं कि जो सुपर टैक्स है, ये आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक आर्जी तौर पे लगाया था, उस वक्त एक जरूरत थी, एक पार्लियामान ने एक फैसला किया, वो साल डेढ़ के लिए लगाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुपर टैक्स को हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक
मुस्तकिल जुज बना दिया है फाइनेंस बिल का। सही। अब वो सुपर टैक्स जो 10% है, जब हम वो कॉर्पोरेट टैक्स के साथ ऐड अप करते हैं और बाकी टैक्सेस ऐड करते हैं, जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके टैक्स, जो आपका डिविडेंड टैक्सेस सब मिला के वो 50% प्लस हो जाता है। मुझे बताएं इस टैक्सेस के ऊपर कौन सा इंडस्ट्री चलेगी, कौन सा आपकी चीजें बेहतर होंगी? अहमद साहब, ये अगला सवाल मेरा इसी से मुताल्लिक था कि अभी सुपर टैक्स का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए, यानी इसको सिफर कर दिया जाए, या 2-4% कुछ आप लोग के लिए अफोर्डेबिलिटी इसमें है, या और फिर कॉर्पोरेट टैक्स को भी इसी तरह से ग्रेजुअली कम किया जाए, या उसका भी मुकम्मल तौर पर खात्मा चाहते हैं आप लोग? देखिए जी, हमारा मुतालबा तो ये है कि सुपर टैक्स को अब कई 6-7 साल हो गए सुपर टैक्स से गवर्नमेंट 10% ले रही है। हम समझते हैं कि इसको बिल्कुल जीरो किया जाए। ये एक आर्जी टैक्स था, एक टेम्परेरी, एक टाइम गैप अरेंजमेंट के तहत लगाया गया था, इसको रिपेल किया जाए। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो 29% है इस वक्त, उसको ग्रेजुअली कम किया जाए। हम समझते हैं गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ मसाइल हैं, उसको ग्रेजुअली कम किया जाए और टैक्स जो आपका बेस है उसको बढ़ाया जाए। हुकूमत उसको नहीं बढ़ा रही, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री लगी हुई है, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, उसी को एक्सक्यूज किया जाता है, उसी को अभी आप देखें ये जो फाइनेंस बिल लास्ट ईयर आया तो गवर्नमेंट ने जितना अपना रेवेन्यू का टारगेट सेट किया वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मजबूरी पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने FBI की ड्यूटी लगाई कि वो जाके मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर जाके बैठे। और मेरे कई जानने वाले हैं जिनकी फैक्ट्रियों के ऊपर, जिनकी यूनिट्स पे FBI 5-5 महीने बैठी रही है कि देखती रही है कि यहाँ से कोई अंडर इनवॉइसिंग तो नहीं हो रही, कोई सेल्स टैक्स की कोई चोरी तो नहीं हो रही। हालांकि वो बहुत पुराने वो कारोबारी लोग हैं और बहुत हैवी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये हुकूमत इन तजावीज़ को मानती है या पार्शली भी मानती है, तो इससे बिजनेस एक्टिविटी कितना ग्रो कर सकती है, कितनी इंक्रीज होगी? देखिए इस वक्त देखिए जो आपकी इकॉनमी होती है ना सर, ये बेसिकली एक फंडामेंटल्स के ऊपर चलती है। इकॉनमी एक फजा का नाम है। ये चीजें बेसिकली एक मैसेज देंगी प्राइवेट सेक्टर को, बिजनेस कम्युनिटी को, दैट गवर्नमेंट ऑफ द डे इज वेरी सीरियस फॉर द रिवाइवल ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। तो ये चीज जो अगर बजट में आ जाती है तो हम समझेंगे कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना चाहती है, बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ लेके जाना चाहती है। फिर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आएगी कि वो अपने आप को, अपनी चीजों को बेहतर करे, अपने इन्वेस्टमेंट्स मजीद अपने यूनिट्स के अंदर करे, उनको उनकी कैपेसिटीज को बढ़ाए, अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाए, ताकि वो compete कर सके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी तो बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ है ना हर चीज ने आपको, मतलब उधर से एक साइड पे पेट्रोल में लेवी आ जाती है, एक साइड पे आपका सेल्स टैक्स आ जाता है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, फिर डिविडेंड टैक्स आ जाता है, फिर सुपर टैक्स आ जाता है। तो मतलब टैक्सेस की भरमार है। और जो दूसरे साइड पे जो ताजर हजरात हैं वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और जी उसके बाद जी हम टैक्स नहीं देंगे, और उसकी तरफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स आई है माजी में, वो उस तरफ वो तवज्जो नहीं देती, उनको अपना वोट बैंक याद आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इकॉनमी के लिए थोड़े से आपको बड़े रियलिस्टिक और लेवल प्लेइंग फैसले करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ये नहीं हो सकता कि जी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये नहीं हो सकता। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान बिजनेस फोरम हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।